Hello students, welcome to the class of strength of material. Student, today just we are going to start the new chapter strain energy. strain energy का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वर्क डन जो होता है आपका ग्रेजुअल अप्लाइड लोड से, उससे ही डिराइव किया गया है। स्ट्रेन एनर्जी का जो बेसिक फिजिकल सिग्निफिकेंस है इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ये ज़्यादा जो है वो बीम्स में है कि बीम्स में जब आपको डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालनी होती है तो कैस्टिग्लियानो एक थ्योरम होती है, उसको हम यूज़ करते हैं। उसमें स्ट्रेन एनर्जी को हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ता है कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी है, फिर मोमेंट और आपका लोड के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन पता लगता है। क्लियर है? तो अब हमें अब जो समझना है मेन जो हमें अब मेनली समझना है वो ये समझना है कि हमारे तीन केस हैं बेसिकली टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। जो भी अब तक हमने देखा, क्या देखा, एक तो हमने देखा है बार, ठीक है, एक हमने देखी है शाफ्ट और एक हमने देखा है बीम। तो मेनली हमने तीन स्ट्रक्चरल मेंबर देखने हैं। अब तीनों स्ट्रक्चरल मेंबर में आपकी स्ट्रेन एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाती है, उनका जनरल एक्सप्रेशन क्या है, वो सब चीज़ें हमें डिराइव करनी है और वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, रेजिलियंस पढ़ा था कि ये स्ट्रेन एनर्जी क्या है, जो अप टू द इलास्टिक लिमिट तक होती है उसको हम रेजिलियंस कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू द इलास्टिक लिमिट कितनी होती है, प्रूफ रेजिलियंस होती है। और जब हम मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को इलास्टिक लिमिट तक देखते हैं, वो पर यूनिट वॉल्यूम में देखते हैं, तो वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाता है। तो बेसिकली अगर अनलेस और अदरवाइज मेंशन इन समवेयर, तो वी हैव टू कंसीडर द रेजिलियंस एज स्ट्रेन एनर्जी, राइट। तो रेजिलियंस को ही हम स्ट्रेन एनर्जी मान के चलेंगे। हम ये मान के चलते हैं जो भी फोर्स है वो आपका जो डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है फोर्स की वजह से, वो सिर्फ अप टू द इलास्टिक लिमिट तक आएगा। और इलास्टिक लिमिट तक जब कभी हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, वो हम स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं। दैट्स इट, राइट। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रेन एनर्जी देखनी पड़ेगी कि बार की क्या होती है, अंडर एक्सटर्नल अप्लाइड लोड क्या होती है, फर्स्ट केस। सेकंड, अंडर सेल्फ लोड क्या होती है, सेल्फ वेट की वजह से क्या होती है, ये भी कह सकते हैं। और थर्ड वन इज दी कॉनिकल बार में सेल्फ वेट की वजह से स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है। तो पहले तो हमें ये तीन केस देखने हैं, उसके बाद हमें दो तीन क्वेश्चंस देखने हैं इस बेसिस पे। आज का लेक्चर यही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बीम की स्ट्रेन एनर्जी देखेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम शाफ्ट की स्ट्रेन एनर्जी देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो सब देखना है। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर कि स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली है क्या। स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज the energy it is defined as the energy absorbed by a member when external load applied on it. Simple सी definition है। What is the strain energy? Strain energy is defined as the energy absorbed by a member when external load apply on it, not applied, apply on it. Clear है? Simple सी बात है। और हम ये भी देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो आपकी वर्क डन के बराबर होती है। ये हम देख चुके हैं, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट आ सकता है क्या कि अनलेस और otherwise mention energy, strain energy
should be assumed as resilience। ये पॉइंट है इसमें इम्पॉर्टेंट कि जब तक मेंशन नहीं किया गया है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि रेजिलियंस क्या हमारी स्ट्रेन एनर्जी है। और स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर है? स्ट्रेन एनर्जी बराबर होगी वर्क डन के। ये हमें पता है कि कोई भी स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी की एक फॉर्म ही होती है वर्क। ठीक है, वर्क डन। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों स्ट्रेन एनर्जी क्या है? स्ट्रेन एनर्जी एक वो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब होती है किसी मेंबर में जब उस मेंबर पे कोई भी एक्सटर्नल लोड लगा होता है। एक्सटर्नल लोड बेसिकली क्या करता है? डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो उस डिफॉर्मेशन में जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो क्या है? इट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, राइट। और जब तक ये कहा ना जाए कि स्ट्रेन एनर्जी को स्पेसिफाई ना किया जाए देन वी शुड assume that the strain energy as a resilience, right? Resilience क्या? What is the resilience? Resilience is the maximum strain energy. Sorry, resilience is the strain energy up to the elastic limit, not maximum. Resilience क्या है? अगर हम resilience की बात करें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। What is the resilience? Resilience is the strain energy stored up to the elastic limit। स्ट्रेन एनर्जी stored up to the elastic limit, right? तो बेसिक इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत बात की है स्ट्रेन एनर्जी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बार की देखेंगे कि बार जो होता है उसमें स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकाली जाती है। पहले एक जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर स्ट्रेन एनर्जी, देन वील सी दैट डिफरेंट केसेस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, हेडिंग डालेंगे स्ट्रेन एनर्जी ऑफ प्रिज्मेटिक बार। हेडिंग डालेंगे स्ट्रेन एनर्जी ऑफ प्रिज्मेटिक बार, prismatic strain energy of prismatic bar under pure axial loading। इंपॉर्टेंट है ये, अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग। आपका एक बार है जो फिक्स तो करना ही पड़ेगा, फिक्स नहीं होगा तो स्ट्रेस कहाँ से जनरेट होगी? स्ट्रेस नहीं जनरेट होगी तो स्ट्रेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक हमने ये बार लिया जिसकी लेंथ कितनी है? L। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया A, इट मे बी रेक्टेंगुलर, इट मे बी सर्कुलर। ठीक है, हम सर्कुलर मान के चलना है, चलो कोई बात नहीं। तो हमने एक प्योर एक्सियल लोड लिया। प्योर एक्सियल लोड क्या गया? लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रोइडल एक्सिस से पास होगा। ये हमने एक प्योर एक्सियल लोड ले लिया। ठीक है, क्लियर है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या माना? कैपिटल A। यंग मॉडुलस क्या माना? कैपिटल E। क्लियर है। तो अब हमें इसे स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या? देखो हम क्या करेंगे, एक जनरलाइज फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे। हमने एक स्ट्रिप ली जिसकी लेंथ क्या है? dx है, और सारे इफेक्ट हम देखेंगे स्ट्रिप पे ही। ठीक है, लेंथ क्या है? dx है। अब चूंकि मुझे मालूम है कि ये अगर सेक्शन मैं यहां पर लूं, ये मैंने एक सेक्शन लिया है x से। ठीक है, x डिस्टेंस से मैंने एक सेक्शन लिया dx लेंथ का। तो अब हमें सेक्शन x पे कैलकुलेशन करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें सेक्शन x पे कैलकुलेशन करनी है। तो देखो
मुझे मालूम क्या है इसमें, मुझे मालूम है जो स्ट्रेन एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी वो किसके बराबर रहेगी, वो रहेगी वर्क डन के, वो रहेगी वर्क डन के। तो ये जो कैलकुलेशन हम देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी वो देखेंगे स्ट्रिप पे, ये dx लेंथ की स्ट्रिप है, तो याद रखना हम देखेंगे स्ट्रिप पे, क्योंकि हम जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रिप की हमने मान ली कि क्या है, du। स्ट्रेन एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। स्ट्रेन एनर्जी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। du क्यों ली, क्योंकि स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी लेंथ क्या है, dx है, तो उससे आने वाली स्ट्रेन एनर्जी du लेगी। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन मैंने बताया था, वर्क डन कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्यों, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड बनेगा, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि रिवाइज हो जाए। यहाँ हम फोर्स लेते हैं, याद है, यहाँ हम लेंथ लेते हैं। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। जो पी लोड लगा हुआ है वो यही है आपका, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बनता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अब ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का वर्क डन कितना होगा, एरिया ऑफ दी शेप, जो भी शेप होगा, एरिया अंडर दी लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम। ये क्या है, लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम, ये हमारा वर्क डन होगा। वर्क डन क्या है, एरिया ऑफ दी, एरिया ऐसे लिख सकते हैं, एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है, तो डोंट बॉदर फॉर दिस। अच्छा, अब ये du जो है ये क्या है, ये है आपकी एलिमेंटल स्ट्रेन एनर्जी। क्यों, बिकॉज वी आर डूइंग अ कैलकुलेशन ऑन दी स्ट्रिप, राइट। तो du इक्वल्स कितना हो जाएगा, वर्क डन। वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा इसका क्या, एरिया किसका, ट्रायंगल का, समझ में आ रही है, कितना होगा, हाफ इंटू कितना होगा, p इंटू हाफ इंटू p, किस पे देख रहे हैं हम, सेक्शन x पे, किस पे देख रहे हैं, सेक्शन x पे। तो डिफॉर्मेशन कितना आएगा, डिफॉर्मेशन हमने माना x सेक्शन पे, जो डिफॉर्मेशन यहाँ है, ये तो लेंथ है dx की, तो जो भी डिफॉर्मेशन स्ट्रिप का है वो इनटू फोर्स जो लग रहा है इस सेक्शन पे, और उसका 1/2 यही है। तो ये कितना होगा, बेसिकली ये होगा स्ट्रिप में आने वाला डिफॉर्मेशन, यानी कि dxx, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं pxx। ठीक हो गई बात, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जो डिफॉर्मेशन है मुझे मालूम है कितना होता है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कितना होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, डेल्टा एल बराबर कितना होता है, PL अपॉन AE, बस उसी से यहां पर लगाना है। लेकिन यहाँ डेल्टा एल नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यहां लिखा जाएगा क्या, यहां लिखा जाएगा डेल्टा x इस स्ट्रिप का देख रहे हैं, और स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, स्ट्रिप की लेंथ है dx। क्लियर हो गई बात। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा टर्म, ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिप पे चेक कर रहे हैं, तो pxx लेंथ कितनी है, लेंथ है dx डिवाइड बाय axx इंटू exx। ये आपका फॉर्मूला हो गया डिफॉर्मेशन कहाँ पे, स्ट्रिप पे। तो ये जो वैल्यू है वो पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो du इक्वल्स कितना आएगा, du इक्वल्स आएगा हाफ इंटू pxx, और डेल्टा xx कितना है हमारा, pxx इंटू dx डिवाइड बाय axx इंटू exx। ठीक, तो ये जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो गया, ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो गया हमारा pxx स्क्वायर इंटू dx डिवाइड बाय axx इंटू exx। ये हमारी स्ट्रेन एनर्जी आ गई। क्लियर है, किसकी आई है स्ट्रेन एनर्जी, ये स्ट्रेन एनर्जी आई है एलिमेंट की, ये तो एलिमेंट की, और एलिमेंट की लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, लेंथ 0 से लेके L तक।
यानी कि x जो वेरी कर रहा है, x की जो लिमिट है वो क्या है 0 to L। तो बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आपकी स्टेन एनर्जी आ जाएगी और ये हो जाएगा 0 to L। ये कितना हो जाएगा 0 to L। और जब ये स्टेन एनर्जी जब डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल U। तो ये मेरी एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गई स्टेन एनर्जी की। स्टेन एनर्जी की ये जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गई। इसको हम कैसे लिखेंगे कि कोई भी बार हो उसमें ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। डजंट मैटर कि हम सेल्फ वेट की बात कर रहे हैं या कॉनिकल बार की बात कर रहे हैं या प्रिज्मेटिक बार की बात कर रहे हैं। तो जो जनरलाइज एक्सप्रेशन आया स्ट्रेन एनर्जी का वो क्या आया, स्ट्रेन एनर्जी कैपिटल U होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L P x x स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाय A x x इंटू E x x। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल होगा फॉर प्रिज्मेटिक बार, फॉर कॉनिकल बार, फॉर प्रिज्मेटिक बार अंडर इट्स सेल्फ वेट। तो सब जगह होगा ये, ठीक है, ये एप्लीकेबल, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको कैटेगराइज कर देंगे 1 by 1, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम जरा अपने हेडिंग पे जाते हैं। जो हमने हेडिंग डाली है क्या, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ प्रिज्मेटिक बार अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग, ठीक है। 3 टाइप की होती है, पहला लिख लो इसको। देखो अब ये मेरी एक जनरल इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं कहीं भी सेक्शन लूँ तो मुझे जो P है वो फोर्स बराबर मिलेगा। भाई देखो यहाँ अगर मेरा सेक्शन होगा तब भी मेरा फोर्स P है, यहाँ सेक्शन होगा तब भी मेरा फोर्स P। तो बेसिकली मुझे समझ में आ गया कि जो Pxx है इसकी वैल्यू है P, पहली बात, ठीक है। किससे आया ये आया फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब देखो Axx किसके बराबर है, ये भी बराबर है A के, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन यहाँ होगा वही क्रॉस सेक्शन यहाँ भी होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है सर्कुलर है रेक्टेंगुलर है क्रॉस सेक्शन, उसकी हम बात नहीं करेंगे। और Exx भी बराबर होगा E के, क्योंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल हर पॉइंट पे सेम है, तो ये तो चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास कैपिटल U क्या हुई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L Pxx की वैल्यू कितनी है P स्क्वायर, ये आया dx डिवाइड बाय A इंटू E, क्योंकि Exx बराबर भी E के है और Axx बराबर भी किसके है A के है। तो अब ये देखो P स्क्वायर A बाय ए ई तो हो गया कांस्टेंट, तो ये तो आ जाएगा बाहर, ये तो चेंज नहीं होगा। तो ये कितना हो गया हमारा 0 to L इंटू dx। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई P स्क्वायर L अपॉन ए ई, ठीक है। यहाँ पर 2 भी रह गया शायद पीछे, हमने एक टर्म छोड़ दिया है 2 का, 1/2 भी तो था, ये वर्क डन ही तो था, तो यहाँ एक 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, 2 रह गया था, तो जनरल फॉर्मूला है। तो ये कितना आ गया P स्क्वायर L अपॉन 2AE। तो जो स्ट्रेन एनर्जी मेरी प्योर एक्सियल लोडिंग की वजह से किसी भी बार में, कौन सा बार, प्रिज्मेटिक बार में जनरेट होती है वो कितनी होती है, वो होती है P स्क्वायर L अपॉन 2AE। कितनी होती है P स्क्वायर L अपॉन 2AE। अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। देखो स्ट्रेन एनर्जी U फॉर प्रिज्मेटिक बार अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग क्या हुआ, 1/2 P बाय A, यहाँ से एक P और बचा तो क्या लिख दें PL अपॉन E, यही तो बचा।
कितना बचा, पी एल अपॉन ई। तो अब हम क्या करते हैं, हम ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ए से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो रही बात, ठीक है। और एल से भी हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इससे क्या फायदा होगा बता रहा हूं मैं। ये क्या हुआ, ये हुआ स्ट्रेस, ये हुआ डिफॉर्मेशन, ये क्या हुआ, ये हुआ डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ क्या हुआ, स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ कितना हुआ, वो हुआ हमारा स्ट्रेन। तो ये वैल्यू किसके बराबर आई, u इक्वल्स हाफ ऑफ, हम इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक। तो ये लेंथ किसके साथ चली गई, स्ट्रेन के साथ चली गई, बचा a इंटू एल, और ये होता है वॉल्यूम, ये क्या होता है वॉल्यूम। तो ये मेरी स्ट्रेन एनर्जी आ गई, ये मेरी स्ट्रेन एनर्जी आ गई। तो इसको जनरलाइज कैसे लिखें, अब u इक्वल्स हमने क्या देखा इन टर्म्स ऑफ लोड, प्योर एक्सियल लोड कितना आया, पी स्क्वायर एल अपॉन 2a e। इसी को हम क्या लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और मुझे मालूम है कि स्ट्रेस जो होता है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ से मैं स्ट्रेन को लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन ई। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो इसको क्या लिखूँगा, हाफ इंटू स्ट्रेस अपॉन ई इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो फाइनली मैं जो स्ट्रेन एनर्जी लिखना चाह रहा हूँ वो है पी स्क्वायर एल अपॉन 2a e, और एक फॉर्म बनेगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम। ये मेरी स्ट्रेन एनर्जी हो गई। ये किसकी स्ट्रेन एनर्जी है, ये स्ट्रेन एनर्जी है प्रिज्मेटिक बार की। कब, जब प्रिज्मेटिक बार होता है अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग कंडीशन, ठीक है। तो वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ प्रिज्मेटिक बार अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग कंडीशन। पहला केस तो ये हुआ। लेट्स मूव ऑन द सेकंड केस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। सेकंड केस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इज व्हाट, we need to calculate the strain energy of prismatic bar under its self weight, उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस तो हमने डिराइव कर लिया। अब हम सेकंड केस देखेंगे, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ प्रिज्मेटिक बार अंडर इट्स सेल्फ वेट। अब सारी कहानी यहीं से शुरू होगी, तो वन बाय वन इसको देखते चले जाते हैं हम, ठीक है। फिर इनका कंपैरिजन भी कर लेंगे साथ में, ठीक है। हेडिंग आ जाएगी स्ट्रेन एनर्जी ऑफ प्रिज्मेटिक बार अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग की जगह क्या आ जाएगा, अंडर इट्स सेल्फ वेट, अंडर इट्स सेल्फ वेट। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ प्रिज्मेटिक बार अंडर इट्स सेल्फ वेट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसका तो हमने डेरिवेशन भी किया है, आपको याद हो तो, बहुत आसान है। एक प्रिज्मेटिक बार बनाना है आपको, ये हमने एक प्रिज्मेटिक बार बना दिया। चूंकि बात की जा रही है सेल्फ वेट की, तो यहां कोई प्योर एक्सियल लोड तो होगा नहीं। ये हमारा बार हो गया। इसकी लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ हमारी हो गई L, लेंथ कितनी है L। क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो जनरलाइज इक्वेशन क्या थी, स्ट्रेन एनर्जी जो आई थी प्रिज्मेटिक बार की क्या आई थी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L पी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू ए एक्स एक्स इंटू ई एक्स एक्स। यह हमारी जनरलाइज इक्वेशन है। अब इसको अप्लाई करेंगे। देखो एक हमने सेक्शन लिया, यहां पे हमने एक सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, कहां से, बॉटम से टॉप की तरफ एक्स डिस्टेंस पे।
और जैसे ही यहाँ सेक्शन लिया तो यहाँ पर एक स्ट्रिप भी ले ली हमने, क्योंकि हम स्ट्रिप पे ही कैलकुलेशन करेंगे। ये जो फॉर्मूला है वो स्ट्रिप पे है, तो ये स्ट्रिप से बनाया गया है, तो स्ट्रिप से ही हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने एक स्ट्रिप ली जिसकी लेंथ कितनी है dx, लेंथ कितनी है dx। तो अब देखो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है? जब वो प्रिज्मेटिक बार है तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज होगा नहीं, तो a x x बराबर किसके आया? a के। ठीक हो गई बात? अच्छा, चूंकि मटेरियल भी हमारा क्या है, सेम है, तो वो भी हो जाएगा E के बराबर। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है Pxx में। जो लोड यहाँ पे था क्या वही लोड यहाँ पे भी है? नहीं, क्योंकि ये तो सेल्फ वेट की वजह से है, ये तो सेल्फ वेट की वजह से। और आपको याद है जब मैंने कराया था ये क्या बनता है? एक ट्रायंगल बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो Pxx है वो क्या होगा? P इंटू एक्स अपॉन एल, P इंटू एक्स अपॉन एल। और ये जो P है वो कितना है? इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो P है वो कितना होता है? वो यहाँ तक होता है टोटल वेट। ठीक है, कितना होता है टोटल वेट? ये जो P है कितना है? ये है टोटल वेट। और टोटल वेट कैसे निकालेंगे? देखो, वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है? होता है मास इंटू ग्रेविटी। और मास क्या होता है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कितना? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। क्लियर हो गई बात? डेंसिटी वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू जी। ठीक है, कितना होता है? एरिया इंटू लेंथ। और मैंने आपको ये सब चीजें करवा चुका हूं पहले ही चैप्टर में। डेंसिटी इंटू ग्रेविटी को हम क्या लेते हैं? वेट डेंसिटी। तो ये आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो ये हो गई हमारी वेट डेंसिटी इंटू ए इंटू एल। तो बेसिकली P की वैल्यू क्या है? ये P के बराबर है टोटल वेट। तो यहाँ P जो है वो है गामा ए एल। कितना है? गामा ए एल। क्लियर है? आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही हो। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेना, मैंने इसलिए यहाँ पर राइट साइड में लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बात करते हैं आप स्ट्रेन एनर्जी की। तो स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी? इसमें स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल्स कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L। पी एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आई है? पी एक्स अपॉन एल। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो पी एक्स बाय एल होल स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 2AE। वैल्यू क्या होगा? डिवाइड बाय 2AE। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे P बाय एल का जो होल स्क्वायर है उसको हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, P चेंज नहीं हो रहा। वेट जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा पूरे प्रिज्मेटिक बार का। तो फाइनली व्हाट विल गेट? स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल्स कितना होगा? P स्क्वायर, यहाँ से आ गया नीचे कितना पहुंच गया? L स्क्वायर। तो P स्क्वायर अपॉन 2AE इंटू एल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है? एक्स की क्यूब अपॉन 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स की क्यूब बाय 3, यानी कि पी स्क्वायर अपॉन 2AE इंटू एल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आएगी? एक्स की क्यूब बाय 3, और जब हम लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा एल की क्यूब अपॉन 3। क्लियर है? अब 3 2 जा कितने हो गए? 6। एक एल स्क्वायर से एक एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर टर्म क्या बचेगा? ओनली पी स्क्वायर एल। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी पी स्क्वायर एल डिवाइड बाय 6AE। पी स्क्वायर एल डिवाइड बाय 6AE। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेन एनर्जी आ गई। किसकी आई है ये स्ट्रेन एनर्जी? ये स्ट्रेन एनर्जी आई है बच्चों प्रिज्मेटिक बार की। किस केस में? जब कोई भी प्योर एक्सियल लोडिंग ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसका वेट कंसीडर किया गया हो। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ प्रिज्मेटिक बार अंडर इट्स सेल्फ वेट।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करके लिखते हैं। ये स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू कितना है, यू, ये हो गई हमारी पी स्क्वायर एल अपॉन 6AE वेयर P इक्वल्स गामा AL। ठीक है, आप इन टर्म्स ऑफ गामा AL भी लिख सकते हो, उसका हमें यूज करना होता है। उसका कहाँ यूज होता है वो भी बताता हूँ। मैं आपको बहुत बार कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले चैप्टर में भी समझाई थी ये बात, कि जब कभी भी डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे तो वो आपको फॉर्मूले यूज करना है जो गामा के टर्म्स में हो। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ प्रिज्मेटिक बार अंडर सेल्फ वेट। सेल्फ वेट की जगह हम क्या लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं हम सेल्फ वेट। क्लियर है, कितनी आई, पी स्क्वायर एल अपॉन 6AE। और अब यहाँ P की वैल्यू गामा AL रखोगे तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर A स्क्वायर L स्क्वायर, तो ऊपर बन जाएगा L की क्यूब, और A से A नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी गामा स्क्वायर A L की क्यूब अपॉन 6E। ठीक है, दोनों में से कोई भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, बट बेटर हमारे लिए होगा कि हम गामा वाला फॉर्मूला यूज करें। तो अगर हम ये कहेंगे फॉर द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट बार्स, ठीक है, देन वी नीड टू यूज द गामास फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे तब देखेंगे कि गामा वाला ही क्यों फॉर्मूला यूज करना है, क्यों हमें पी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं सेकेंड वन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी हमने निकाली है, किसकी निकाली स्ट्रेन एनर्जी, ये स्ट्रेन एनर्जी हमने निकाली है प्रिज्मेटिक बार के अंडर इट्स सेल्फ वेट। अब हमें देखनी है कॉनिकल बार की स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कॉनिकल बार की स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हमें ये देखना है। तो अब हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ कॉनिकल बार अंडर इट्स सेल्फ वेट। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ कॉनिकल बार अंडर इट्स सेल्फ वेट। और मुझे पता है कॉनिकल बार जो होता है वो प्रिज्मेटिक बार के कंपैरिजन में 1/3 वेट लेके चलता है। कब, जब उसके एंड डायमीटर सेम हो और उसकी लेंथ सेम हो, तब हम कहेंगे कि जो वेट होगा कॉनिकल बार का वो क्या होगा, विल बी इक्वल टू दी 1/3 ऑफ दी प्रिज्मेटिक बार, वेट ऑफ प्रिज्मेटिक बार। हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ कॉनिकल बार अंडर इट्स सेल्फ वेट। कॉनिकल बार है तो उसको भी दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएं, इसी में से दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारा एक कॉनिकल बार हो गया, बाकी चीजें आप रब कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा एक कॉनिकल बार हो गया। अब इसमें देखो, इसमें एरिया भी चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको समझना है अब हमें। ये कितनी लेंथ हो गई, सॉरी लेंथ हो गया L। ठीक है, L लेंथ हो गई। एक हमने स्ट्रिप ले ली, ठीक है, उस स्ट्रिप की हमने लेंथ ले ली dx। कहाँ से, सेक्शन ले रहे हैं x से। अब इसको समझना है थोड़ा सा। तो जनरलाइज स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है 0 to L px स्क्वायर इंटू dx डिवाइड बाय 2 इंटू ax इंटू exx। ये हमारे पास एक जनरलाइज इक्वेशन है, इसको हमें यूज करना है। तो पहले हम pxx निकालेंगे, फिर हम axx निकालेंगे। थोड़ा सा axx जो है ट्रिकी है, axx जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। देखो, चूंकि मेरा मटेरियल सेम है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा सेक्शन पे भी, तो ये तो वैल्यू ई के बराबर ही रहनी है।
पहली बात। दूसरी बात, ए एक्स एक्स कैसे निकालें? तो पहले हमें डी एक्स एक्स पता होना चाहिए इस सेक्शन पे डायमीटर, क्योंकि डायमीटर चेंज होने की वजह से एरिया चेंज हो रहा है ना। तो पहले हमें डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो जो सेक्शन एक्स एक्स पे डायमीटर है वो कितना होगा? वो होगा डी इंटू एक्स बाय एल। ये मैं करा चुका हूँ, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो डायमीटर 0 है, और जब x की वैल्यू l होगी तो डायमीटर d है। यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि एंड पे डायमीटर क्या है? स्मॉल d, और एंड पे एरिया क्या है? कैपिटल A, ठीक। और जो a एक्स एक्स होगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? अब π/4 इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर, नॉट डी स्क्वायर, ठीक है। ये डी एक्स एक्स जो है वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? π/4 इंटू डी एक्स बाय एल का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए एक्स एक्स इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। और ये जो है ये एरिया है इस एंड सेक्शन का, तो वी कैन राइट दिस ए एक्स एक्स इक्वल्स ए इंटू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो ए एक्स एक्स हमने निकाल लिया, कितना आया? ए इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब देखो P की बात करते हैं, P एक्स एक्स कितना होगा? देखो P एक्स एक्स कितना होगा? गामा, गामा के टर्म में लिख रहे हैं, इंटू ए एक्स एक्स इंटू एक्स अपॉन 3। अब ये कैसे लिख दिया मैंने? देखो हमें पता है कि जब कॉनिकल बार होता, देखो इसमें हम ये नहीं कर सकते, इसमें हम डायरेक्ट पी एक्स अपॉन एल लिख सकते। इसमें हम क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा प्रिज्मेटिक बार था बच्चों, इसमें अगर हम सेक्शन एक्स पे अगर हमें पी एक्स एक्स निकालना था तो हम क्या करते थे? हम लिखते थे पी इंटू एक्स अपॉन एल, यही तो लिखते थे। और पी की वैल्यू क्या होती थी? गामा ए एल इंटू एक्स अपॉन एल, यही तो, एल से एल कट गया। तो बेसिकली पी एक्स एक्स कितना आता था हमारा? गामा ए एक्स आता था। चूंकि यहाँ पर गामा ए एक्स, ये जो a है ये चेंज तो हो नहीं रहा यहाँ पे, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। तो यहाँ पर बेसिकली होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था गामा ए एक्स एक्स इंटू एक्स। तो जो हमने गामा ए एक्स रखा है ना यहाँ पे, ये गामा ए कितना था? एल, यानी कि ए एक्स एक्स इंटू एल इंटू एक्स, यही तो है, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं रहा। तो कहने का मतलब, लेकिन यहाँ चेंज हो रहा है तो यहाँ हमें ए एक्स एक्स के टर्म में ही रखना पड़ेगा। यहाँ ए जो है वो इस सेक्शन पे हम देख रहे हैं, तो हमें इस सेक्शन का ही तो एरिया देखना है, सीधी सी बात है। इस सेक्शन का हमें एरिया देखना है, वहाँ पर एरिया चेंज नहीं हो रहा था। तो जो पी एक्स एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है? देखो ए एक्स एक्स की वैल्यू है ए इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो गामा इंटू ए एक्स एक्स रखेंगे, ए कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड बाय 3। तो यानी कि पी एक्स एक्स जो है वो हमारा आ जाएगा गामा ए एक्स की क्यूब अपॉन 3 एल स्क्वायर। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं और ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो ए एक्स एक्स हमारा कितना है? वो इतना है, ये भी रखी जाएगी वैल्यू। पी एक्स एक्स कितना है? वो इतना है। और ई एक्स एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? वो है आपकी ई के बराबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो, है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी कैपिटल यू इज इक्वल टू कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल। पी एक्स एक्स कितना है? ये आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो गामा ए एक्स की क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी एक्स जो है वो सेम रहेगा इंटू 2। ए एक्स एक्स कितना था? ए इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ई एक्स एक्स था ई। अब इसको मैं रब कर दूंगा, इसका कोई एडवांटेज नहीं है, यहाँ पर यूज़ नहीं है। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी आएगी? अच्छा देखो, अब ऊपर कितना आएगा? 0 टू एल। ऊपर आ जाएगा गामा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एक्स की 6, एक्स की पावर 6। नीचे कितना आएगा? 9 की पावर 4। नीचे आएगा 9 की पावर 4, ठीक है। ये तो हो गई ऊपर की कहानी। नीचे और बैठा क्या है? 2 इंटू ए
इंटू एक्स स्क्वायर, ये एल स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, इंटू ई इंटू डी एक्स, यही तो है। अब देखो ये जो एल स्क्वायर है ये यहाँ से कट हुआ तो यहाँ बचा एक एल स्क्वायर, ये जो ए है यहाँ से कट हुआ, यहाँ बचा खाली ए। एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ से कट हुआ, बचा एक्स की पावर 4, ठीक है, इंटू डी एक्स, यहाँ से ये कट हुआ, ये बचा इंटू ई, यही बच रहे हैं, ठीक है। तो बाकी टर्म हम ले लेते हैं बाहर, बाकी टर्म क्या ले लेते हैं, वो ले लेते हैं बाहर। तो गामा स्क्वायर बाहर आ गया, 9 दूनी कितना होता है 18, 18 एल स्क्वायर बाहर आ गया, तो गामा स्क्वायर बाहर, ए बाहर, 18 एल स्क्वायर ई बाहर, बचा एक्स की पावर 4 अंदर, तो 0 to L एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 5/5, और 18 पंजे कितने होते हैं 90, ठीक है। तो गामा स्क्वायर ए इंटू एल की पावर 5 डिवाइड बाय 90 इंटू एल स्क्वायर ई, ये आ गई हमारी स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। इसको मुझे रब करना होगा, देखो, ठीक है, क्या है स्ट्रेन एनर्जी, यू। किसकी है ये स्ट्रेन एनर्जी, कॉनिकल बार की, सीबी से भी लिख देते हैं कभी कभी। कितनी आई, गामा स्क्वायर ए इंटू एल की पावर 5 डिवाइड बाय 90 एल स्क्वायर इंटू ई। अब ये एल स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर एल की क्यूब, तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर ए इंटू एल की क्यूब डिवाइड बाय 90 ई। ये आ गई हमारी स्ट्रेन एनर्जी ऑफ कॉनिकल बार अंडर इट्स सेल्फ वेट। ये हमारी आ गई स्ट्रेन एनर्जी ऑफ कॉनिकल बार अंडर इट्स सेल्फ वेट। और यहाँ पर जो वेट है इसका, किसका, कॉनिकल बार का, वो कितना है, वो है गामा ए एल अपॉन 3। कितना है, गामा ए एल अपॉन 3, तो हम इसे पी ही लिख देते हैं, ठीक है। हम क्या लिख देते हैं, इसको पी ही लिख देते हैं। तो गामा ए एल अपॉन 3, ठीक है, गामा ए एल अपॉन 3, इसको देखो कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, गामा स्क्वायर है, ए तो है ही, ये एल स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे गामा, हम इसको कैसे ब्रेक करें, गामा स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ब्रेक करेंगे गामा स्क्वायर। एक काम करते हैं, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेन एनर्जी है कॉनिकल बार की, वो कितनी आई, गामा स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाय 90 को हम कैसे ब्रेक करें, 90 को ब्रेक करें 9 इंटू 10 इंटू ई इंटू एल, ये आ गई हमारी। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये क्या है, ये है आपका वेट ऑफ कॉनिकल बार। क्यों, ये आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर की वैल्यू होगी गामा स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। तो पी स्क्वायर एल डिवाइड बाय 10 ई, ये आ गई आपकी स्ट्रेन एनर्जी ऑफ कॉनिकल बार इन टर्म्स ऑफ वेट। और यही वैल्यू किसके बराबर है, यही वैल्यू है ऊपर गामा स्क्वायर ए एल की क्यूब अपॉन 90 ई, ठीक है। ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी थी, ए स्क्वायर, तो एक नीचे ए भी आएगा। तो ये हो गई मेरी कॉनिकल बार की स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। ये भी अंडर इट्स सेल्फ वेट है, जहाँ पी क्या है, पी की वैल्यू क्या है, जहाँ पी की वैल्यू है गामा ए एल बाय 3, ठीक है। तो ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए हैं आपके स्ट्रेन एनर्जी के
किस केस में हमने निकाले, बार के केस में कौन सा, पहला हमने प्रिज्मेटिक बार देखा अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग कंडीशन, सेकंड हमने क्या देखा, प्रिज्मेटिक बार देखा अंडर इट्स सेल्फ वेट, और जो लास्ट में हमने देखा वो देखा कॉनिकल बार अंडर इट्स सेल्फ वेट। और तीनों केस में हमने स्ट्रेन एनर्जी की डेरिवेशन भी देखे इन टर्म्स ऑफ वेट डेंसिटी और इन टर्म्स ऑफ वेट और अप्लाइड लोड। ठीक है, तो तीनों की हमने स्ट्रेन एनर्जी को डिराइव कर लिया, उसके फॉर्मूले भी डिराइव कर लिए। ठीक है, एक बार समरी में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर इनका कंपैरिजन भी करके बता देंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है, या फिर अगर किसी की डायमेंशंस डबल की जाए तो इन तीनों की स्ट्रेन एनर्जी में क्या रिलेशन हो सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो हमने क्या देखा, फर्स्ट देखी हमने किसकी स्ट्रेन एनर्जी देखी, हमने स्ट्रेन एनर्जी देखी पहले किसकी, प्रिज्मेटिक बार की अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग। ठीक है, ये किसकी है, ये प्रिज्मेटिक बार की है अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग। कितनी आई थी, P²L/2AE। ठीक है, यही थी हमारी स्ट्रेन एनर्जी, जिसको हमने क्या लिखा था, जिसको हमने लिखा था σ²/2E इंटू वॉल्यूम। ठीक है, सेकंड में हमने देखी जो स्ट्रेन एनर्जी, वो देखी हमने प्रिज्मेटिक बार की अंडर इट सेल्फ वेट। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रिज्मेटिक बार और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्फ वेट। क्या लिखेंगे, सेल्फ वेट। ठीक है, सेल्फ वेट कितनी आई थी, ये आई थी P²L/6AE, और इन टर्म्स ऑफ वेट डेंसिटी कितनी थी, γ² A इंटू L³ कितनी आई थी, 6E। कितनी आई थी, 6E, जहां P की वैल्यू क्या है, γAL। ठीक है, P की वैल्यू क्या है, γAL। और लास्ट हमने क्या देखा, लास्ट हमने स्ट्रेन एनर्जी देखी, स्ट्रेन एनर्जी किसकी, स्ट्रेन एनर्जी देखी हमने कॉनिकल बार की, किस केस में, सेल्फ वेट के केस में। ठीक है, सेल्फ वेट की हमने केस में देखी, कितनी आई थी, P²L/ आई थिंक कितनी आई थी, 10 AE, और इन टर्म्स ऑफ वेट डेंसिटी कितनी आई थी, γAL/90E, वेयर P इज दी γAL/3। P इज दी γAL/3। तो ये तो आपकी तीनों स्ट्रेन एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली, तीनों स्ट्रेन एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, प्रिज्मेटिक बार के केस में भी देखी अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग, प्रिज्मेटिक बार के केस में देखी अंडर इट सेल्फ वेट, एंड कॉनिकल बार के केस में देखी अंडर इट सेल्फ वेट। तो तीनों स्ट्रेन एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चंस बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, कंपैरिजन होता है तीनों की स्ट्रेन एनर्जी में। कंपैरिजन क्या है, तीनों की स्ट्रेन एनर्जी में है कि अगर हम, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, ठीक है, अगर हम डायमेंशंस को डबल कर दें प्रिज्मेटिक बार के, अगर हम प्रिज्मेटिक बार के डायमेंशंस को डबल कर दें प्योर एक्सियल लोडिंग के केस में, स्ट्रेन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो अगर डायमेंशन एरिया में भी आ रही है और लेंथ में भी आ रही है, बात समझ लेना मेरी, एरिया में भी आ रही है डायमेंशन क्योंकि उसमें डायमीटर आता है, लेंथ में भी आती है डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ डायमीटर क्या होगा, देखो डायमेंशन क्या होगा, π/4d², अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डायमीटर को डबल करेंगे तो ये टर्म कितना हो जाएगा, स्क्वायर, डबल करोगे तो यहाँ टर्म बचेगा 4th, और लेंथ को डबल करोगे तो कितना का 2, तो ये हो जाएगी 1/2। कितनी हो जाएगी, 1/2। इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन ये कहूँ, इफ ऑल द डायमेंशंस आर डबल इन केस ऑफ
in case of prismatic bar under pure axial loading condition, then what will be the strain energy in that case? Strain energy will be the half of previous one. Are you getting my point? I'm just saying that कि when all the dimensions are double of prismatic bar, when the prismatic bar under pure axial loading condition, then strain energy will be the half of the previous one strain energy. क्लियर हो गई बात? यहाँ कितना बन जाएगा? यहाँ 4th का फैक्टर आएगा, यहाँ 2 का फैक्टर आएगा, 2/4 हो जाएगा 1/2. अब यहाँ देखते हैं कि whenever we are talking about the strain energy of prismatic bar which is subjected to only सेल्फ वेट, क्लियर है? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पी वाला नहीं करना है, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है जो सेकंड वाला है. तो अगर मैं कहूं इफ ऑल द डायमेंशंस आर डबल ऑफ प्रिज्मेटिक बार व्हेन प्रिज्मेटिक बार अंडर इट्स सेल्फ वेट, तो व्हाट विल बी द स्ट्रेन एनर्जी? देखो यहां ध्यान दो, वेट डेंसिटी विल नॉट बी चेंज, ठीक है, क्योंकि वेट डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट. इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल प्रॉपर्टी. एरिया जो है वो क्या होगा? प्रिज्मेटिक बार है तो एरिया कितना बनेगा? π/4 d². तो d² का टर्म एक यहाँ पे आया और L की क्यूब भी एक यहाँ पे आ रही है. तो जब आप डायमेंशंस को डबल करोगे तो डायमीटर जब डबल होगा तो एक 4th का फैक्टर मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पर जब करोगे तो 8 का फैक्टर मिलेगा. तो कितना हो जाएगा? 8×4 जा कितना होता है? 32. 8×4 जा कितना होगा? 32. तो we can say that if all the dimensions are double of prismatic bar under its self weight, then strain energy will be equal to the 32 times of previous one strain energy. क्लियर है? क्लियर है? लास्ट क्या है? strain energy of conical bar when it is subjected to only its self weight. तो फिर इस टर्म को हम देखेंगे. इस टर्म में फिर क्या होगा? अब देखो एरिया जो है यहाँ पे वो कितना होगा? d² का टर्म होगा, यहाँ भी L की क्यूब का कितना? L की क्यूब का टर्म है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 32 टाइम्स होगा. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कॉनिकल बार की बात करें या फिर हम प्रिज्मेटिक बार की बात करें, कब? जब दोनों ही सेल्फ वेट से क्या हो? दोनों के सेल्फ वेट जब हमने कंसिडर किए हुए हैं, तो दोनों के केस में अगर हम डायमेंशंस को डबल करें तो आपकी जो स्ट्रेन एनर्जी है वो 32 टाइम्स बढ़ जाएगी. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट, स्ट्रेन एनर्जी का बढ़ना अच्छा है कि घटना अच्छा है? ये क्या होनी चाहिए? ये मिनिमम होनी चाहिए कि मैक्सिमम होना चाहिए? देखो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि स्ट्रेन एनर्जी इज व्हाट? स्ट्रेन एनर्जी इज एज्यूम टू बी एज वर्क डन. ठीक है, वर्क डन कब होगा? वर्क डन कब होगा? जब ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा. ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा. तो स्ट्रेन एनर्जी का ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है. स्ट्रेन एनर्जी अगर हमारी ज्यादा आ रही है इसका मतलब हमारा डिफॉर्मेशन ज्यादा है. स्ट्रेन एनर्जी अगर हमारी ज्यादा आ रही है तो हमारा डिफॉर्मेशन ज्यादा. लेकिन एक केस ऐसा होता है जहां स्ट्रेन एनर्जी का ज्यादा होना अच्छी बात होती है, वो होती है इंपल्स लोडिंग कंडीशन. अगर इंपल्स लोडिंग कंडीशन है तो वहां हमें स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है. उसका रीजन मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले से कि अगर इंपल्स लोडिंग है तो स्ट्रेन एनर्जी के बढ़ने से होता क्या है, क्यों हम स्ट्रेन एनर्जी बढ़ाते हैं उस केस में. ठीक है, तो जहां कहीं भी इंपल्स लोडिंग कंडीशन होती है वहां स्ट्रेन एनर्जी का बढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहा है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इतना डिफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है. इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है. समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये जो तीनों डेरिवेशन है, तीनों फॉर्मूले हैं, ये आपको माइंड में रखना है. आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कंपैरिजन करते वक्त सेल्फ वेट के केस में इट डजंट मैटर वेदर यू आर यूजिंग और वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रिज्मेटिक बार और कॉनिकल बार, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन दैट केस. तो आपको मैंने बता दिया है कि इन टर्म्स ऑफ गामा वाला जो फॉर्मूला है वो ही सिर्फ यूज होना है, उसके अलावा कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होना है. क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.